हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 73 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 74 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, मुक्त वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक घटक है। इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रीय कानून की वर्तमान प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। क्लियर। आपने उत्तर लिखा है, भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत मुक्त वाक एवं अभिव्यक्ति का मूल अधिकार प्रदत्त है, जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ एवं प्राण तत्व है। परंतु यह अधिकार आत्यांतिक निरपेक्ष नहीं है तथा इस पर अनेक युक्तियुक्त प्रतिबंध भी आरोपित हैं। मुक्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित राष्ट्रीय कानून के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस कानून के अनुसार भारत की लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार पर किसी व्यक्ति या समूह द्वारा बोलकर, लिखकर या अन्य किसी रूप से घृणा फैलाना या अवमान करना दंडनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को स्पष्ट करते हुए अपने निर्णयों में कहा है कि किसी व्यक्ति को सरकार की आलोचना व सरकार के विरुद्ध बोलने का पूर्ण अधिकार है, जब तक कि उसके द्वारा किसी हिंसा को बढ़ावा न दिया गया हो। यद्यपि राष्ट्रद्रोह के कानून का निर्माण राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों को रोकने तथा लोकतांत्रिक एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार नियमित सरकार को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सरकार की आलोचना को दबाने, राजनीतिक प्रतिशोध तथा व्यक्ति के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने के रूप में हो रहा है, जो लोकतांत्रिक भावना की प्रतिकूल है। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा तथा अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा लोगों के मुक्त वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार बना रहे, इसके लिए आवश्यक है राष्ट्रद्रोह के कानून का दुरुपयोग रोका जाए तथा इस कानून का सावधानीपूर्वक और उचित उपयोग किया जाए, तभी ये वर्तमान समय में प्रासंगिक होगा। क्लियर। देखिए, आपने जो प्रश्न को लिखा है ना, वास्तव में आपके इस प्रश्न में आपने दो पार्ट लिखे हैं, जिसमें आपने जो पहला पार्ट ये बताया है, ठीक है, इसको आप ना बताएं, कुछ भी ना बताएं। इसमें इतना डिटेल आपको नहीं बताना। वास्तव में आपने जो ये पार्ट बताया है, यहीं से आपके उत्तर की शुरुआत होती है। जैसे आप ये देखते हो ना, ये परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सरकार की आलोचना, यहीं से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, अर्थात इस जगह से कि राष्ट्रद्रोह कानून का निर्माण। और जब राष्ट्रद्रोह कानून के बारे में आप बताएं तो आप बेसिक बताएं। बेसिक का मतलब क्या, कि राष्ट्रद्रोह की जो धारा है आईपीसी की 124A, इसका जरूर जिक्र करें और इससे थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करें। साथ ही प्रासंगिकता का मतलब ये होता है कि आप जो बताएं तो वो कितना प्रासंगिक है, अर्थात उसके पक्ष के तर्क क्या हैं और विपक्ष के तर्क क्या हैं, और फिर आपका एक डिसीजन क्या है। क्लियर। तो इस हिसाब से प्रासंगिक बन जाता है, तो आप ऐसे इसको करके बता देंगे। क्लियर। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा, तो क्या सर आपने आंसर कंप्लीट कर दिया? बिल्कुल भी नहीं, हमने इस आंसर को अभी कंप्लीट नहीं किया है। अभी तो हमने बस आपके प्रश्न को ही देखा और उसे इनकोड किया। क्लियर। अब हम इसे अपने ढंग से इनकोड करेंगे और फिर इसका पूरा एक आपको डिटेल वर्जन देंगे कि वास्तव में राष्ट्रद्रोह का कानून है क्या, इसको लेकर समाप्त करना और ना समाप्त करने की डिबेट क्या है, और क्या इसे समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारे क्या व्यू हों। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। क्लियर। इसके अलावा जब हम ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे, तो मैं आपको दो चीज़ें यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ना तो मैं यहाँ पे किसी करंट घटना का जिक्र करूँगा, ना ही किसी प्रीवियस घटना का जिक्र करूँगा, ना ही किसी पर्सन या किसी पर्सनालिटी का यहाँ पे जिक्र करूँगा। आपको ये बता दूंगा कि इतने केसेस हुए, आपको ये नहीं बताऊंगा कि उन केसेस में कौन शामिल हुआ या कौन नहीं शामिल हुआ। क्लियर। ऐसा करने के दो कारण। पहला, हो सकता है वो पर्सनैलिटी या वो व्यक्ति सही हो, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे वाक से वो गलत निकल जाए। क्लियर। तो एक आपकी भावना को भी चोट पहुँचेगी। दूसरी चीज़ क्या, कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस समय काफ़ी हाईलाइट है। क्लियर। तो हो सकता है कि जब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो मेरे वीडियो को एडिट करके इसको अलग ढंग से परोस दिया जाए।
तो इसलिए भी मैं इस नाम को जिक्र नहीं कर सकता किसी भी पर्सनैलिटी का। साथ ही जब मैं आपको इसके सजेशन बताऊंगा तो मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि सरकार को इसको समाप्त करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं उन रिपोर्ट्स का ज़रूर जिक्र कर दूंगा कि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, क्लियर, और एक निष्कर्ष दे दूंगा। उस आधार पे आप अपनी मौलिकता विकसित कर लें। समझ गए? क्यों? क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, ये काफ़ी संवेदनशील टॉपिक होते हैं। और ख़ास तौर पर वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि छोटी छोटी बातों में इन चीज़ों के इंसिडेंट्स बन जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको वैसे नहीं डिस्कस करेंगे। समझ गए? बाकी आप तो करंट इतना अपडेट रखते ही हो, आए दिन देखते हो न्यूज़पेपर में कोई ना कोई इस कानून के अंतर्गत शामिल हो ही जाता है, क्लियर। तो वो चीज़ें आप अपना ऐड कर लेना। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखेंगे ना और ऐसा प्रश्न आएगा, तो आपको करंट के एग्जाम्पल देने नहीं है, किसी का नाम नहीं लेना है यहाँ पे। क्योंकि जब आप किसी का नाम लेते हो तो हो सकता है कि सामने वाले की भावना उसके प्रति सही हो या गलत हो, क्लियर। तो चलिए, आप इतनी बातें समझ के अब हम इसको देखते हैं। वास्तव में प्रश्न है आपका, मुक्त वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक घटक है, और इस कथन के संदर्भ में राजद्रोह कानून की वर्तमान प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें। अर्थात इस पूरे प्रश्न में दो पार्ट हैं। एक तो ये कि जो लोग वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और अगर उनकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है इस बेस पर कि ये राजद्रोह का उल्लंघन है, तो फिर राजद्रोह वास्तव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट को अगर बेस बनाकर ये कहा जाए कि ये सेडिशन एक्ट के तहत है, तो फिर लोग अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो ये एक डिबेट चली, और इस डिबेट में निष्कर्ष ये जाकर निकला कि ठीक है, आप वाक एवं अभिव्यक्ति करें, लेकिन आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति देश की इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी अर्थात एकता व अखंडता के लिए खतरा न उत्पन्न करे, ये आतंकवाद को प्रमोट न करे, ये अलगाववाद को प्रेरित न करे, ये माओवादी और नक्सलवादी जैसी समस्या को उत्पन्न न करे। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो आप अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार रख सकते हो, लेकिन इसके अंतर्गत राजद्रोह नहीं आएगा, क्लियर। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हम सरकार की आलोचना करते हैं, वो आलोचना सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। कई बार हमारी आलोचना काफ़ी अवांछनीय होती है, अर्थात आलोचना वहाँ उपयुक्त नहीं है, बट हम वहाँ कर देते हैं, क्लियर। और उस आलोचना का एक पर्पज़ ये भी हो जाता है कि जो सत्ता स्थापित है या जो लोकतंत्र की डेमोक्रेसी में जो सरकार बनी है, उसे उखाड़कर फेंक दो, क्लियर। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। जब आप आईएएस ऑफिसर्स बन जाएंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से ऐसे रोज़ रूबरू होंगे, खासतौर पर जब आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में होंगे, तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार हम उस समय राजद्रोह समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो करना चाहिए था कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमारे देश को केवल हम ही लोग रेगुलेट नहीं करते, या हमारी सरकार ही हमारे देश को रेगुलेट नहीं करती। कई सारे बाहरी तत्व ऐसे भी हैं जो नित्य ये कोशिश करते हैं इंडिया के आइडिया को डाइल्यूट किया जाए, किसी न किसी तरीके से, किसी आंदोलन के जरिए, किसी विचार के जरिए, किसी घटना के जरिए। कई सारे इंसिडेंट होते हैं। आपने प्रीवियस में एक घटना पढ़ी होगी, नाम्बियार साहब की, कंचन नंदी नाम्बियार या सर कंचन नाम्बियार, ऐसे कोई पर्सन थे। वो इसरो में डायरेक्टर थे उस समय, और वो उस समय जीएसएलवी मैक 3 पे वर्क कर रहे थे। मैंने इस घटना का जिक्र भी किया है। और उनको फंसा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए फंसाया गया ताकि इंडिया जीएसएलवी और क्रायोजेनिक इंजन में सफलता न अर्जित कर सके, क्लियर। तो इससे क्या होता है कि ये इंडिया के आइडिया को डाइल्यूट किया जा रहा। अब अगर उस समय हमारे पास ऐसे कानून ना हो, या उस समय हम इन चीज़ों को ना देखें कि किस तरीके से कोई बाहरी देश या कोई बाहरी जो गुप्तचर हैं वो हमारे देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या हमारे लोगों के अंदर राजद्रोह की भावना भड़का रहे हैं। कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कई सारे ऐसे इवेंट्स आयोजित किए गए, या कई सारे ऐसे इंसिडेंट मिले, या कई सारे ऐसे प्रूफ मिले जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश को
प्रभावित करने की बात की गई और वर्तमान सरकार को उखाड़ने की बात की गई। वर्तमान सरकार का मतलब ये दिमाग में मत रखिएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार की बात होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब हम सरकार की बात करते हैं तो वो इंडिया की सरकार होती है। उस समय जो देश का प्रधानमंत्री होता है, कोई भी उस सत्ता में बैठा होगा, वो अपनी राजनीतिक पार्टी से हटकर ही देश हित में डिसीजन लेगा। आपने क्या कभी सुना है कि प्रधानमंत्री ने कोई एक स्कीम लॉन्च की तो वो केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के लोगों के लिए है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वो सबका प्रधानमंत्री होता है, वो सबके मंत्री होते हैं, वो सबके लिए नीति नियम बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से मतलब यही है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई बात की तो वास्तव में आपने 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। और आपको वैसे भी पता है हमारे देश में जो सरकार बनती है वो विधि द्वारा स्थापित होकर बनती है। और अगर कोई व्यक्ति इस विधि द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ने की बात करता है तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के ही अगेंस्ट है। अर्थात ये तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पे खत्म हो जाएगी ना, जो देश की सरकार के ही अगेंस्ट हो जाए और खासतौर पर उस देश की विधि व्यवस्था के अधीन, सॉरी, देश की विधि व्यवस्था के ही अगेंस्ट हो जाए। क्यों? इससे क्या होगा? इससे तो फिर अनार्किज्म आ जाएगा, अर्थात अराजकता आ जाएगी। और लोकतंत्र की भावना अराजकता को तो नहीं प्रमोट करती। क्लियर? आप अभी बगल में देखियो अपने पड़ोसी देश में म्यांमार में किस तरीके का कू किया सेना ने, किस तरीके से तख्ता पलट कर दिया। और ऐसा ही अगर इंडिया में हो जाए तो सोच सकते हो आप। क्लियर? तो इसलिए राजद्रोह की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? अब आपके लोगों में मन में आ रहा होगा सर ये वास्तव में राजद्रोह है क्या? तो राजद्रोह का मतलब है एक ऐसा दोष या एक ऐसा आपके द्वारा किया गया गलत काम जो राज्य के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। अर्थात आप अपने राज्य से मोहब्बत नहीं करते, उस चीज़ को दर्शाता है। अभी जैसे मैं 26 जनवरी के पहले, शायद 3 दिन पहले, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। उस न्यूज़ में था क्या कि कनॉट प्लेस में एक फैमिली, लगभग उसमें 3 से 4 लोग थे। उन फैमिलीज़ ने वो जो साइकिल्स नहीं होती, मेट्रो से आप साइकिल जो परचेज़ करते हो या जो बाइक टाइप की होती किराए पे, तो उस बाइक को उन लोगों ने, चारों लोगों ने परचेज़ की। एक बेटे का नाम पाकिस्तान रखा, एक का नाम हिंदुस्तान रखा, खुद का नाम अफ़गानिस्तान रखा और अगले का नाम क्या रखा? बांग्लादेश। मतलब ऐसे 4 नाम उन्होंने रख लिए। क्लियर? और वो लोग रेस खेलते हैं उसी सीपी पे, कनॉट प्लेस में। ये रियल घटना है। तो जब कनॉट प्लेस में वो रेस खेल रहे थे, रेस रेस आगे पीछे, तो जब वो तीनों हार गए तो पाकिस्तान, जो जिसका नाम था जिस व्यक्ति का, लड़के का, तो वो आ रहा था और उसका ये लोग हौसला अफजाई कर रहे थे। हौसला अफजाई का मतलब क्या? कि ये लोग कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा वो जब कह रहे थे तो उस समय इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने देखा, अरे ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे? तो फिर उनको 3 से 4 दिन हिरासत में रखा गया और उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि वास्तव में वो लोग कुछ खेल रहे थे खेल, और उस हिसाब से वो चीज़ें कर रहे थे। सोचो, अगर यही घटना रियलिटी में होती, अगर इसी घटना के पीछे कोई अंदेशा होता देश की यूनिटी को, तब तो राजद्रोह कानून बनता है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने ही देश में रह रहे, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, अगर उसी के खिलाफ हो जाएं, हमें नाराज़गी है तो हम विरोध करें, लेकिन विरोध का स्वर ऐसा ना हो जो विधि द्वारा स्थापित सत्ता को ही उखाड़ फेंकने की बात करे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि जब आपको पता हो कि इंग्लैंड में उस समय 16वीं सदी के आसपास, सॉरी 17वीं सदी के आसपास क्या था कि राजा में और उस समय के चर्च में और वहाँ के लोगों में कई प्रकार की असंतुष्टि विद्यमान थी। क्लियर? तो उस असंतुष्टि को दूर करने के लिए लोग क्या करते थे? सरकार के खिलाफ विद्रोह करते थे, सरकार के खिलाफ गुप्तचर के रूप में उनकी सत्ता को उखाड़ने की बात करते थे। तो वहाँ की सरकार ने एक कानून लाई और इस कानून के तहत उन लोगों को सजा दी जाने लगी। भारत में इसकी शुरुआत वास्तव में 19वीं शताब्दी में होती, खासतौर पर वहाबी जब मूवमेंट चलता है। अब वहाबी मूवमेंट क्या होता है ये हम 1 मार्च से अपनी मॉडर्न इंडिया में कंप्लीट करेंगे। वहाबी मूवमेंट क्या था कि एक पुनरुत्थान मुसलमान आंदोलन था, अर्थात मुसलमानों को फिर से जागृत करना ताकि वो इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकें। क्लियर? और इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक दें। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला उपयोग इन्हीं के साथ में किया। लेकिन इसके पहले 1837 में ही मैकाले ने, जब आईपीसी का गठन, सॉरी,
मैकाले ने जब कानून बनाया तो वहाँ पर एक ऐसे कानून की उन्होंने बात की थी, क्लियर। लेकिन ये कानून 1860 की आईपीसी की धारा में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, समझ रहे। मतलब 1860 में आईपीसी धारा, आईपीसी जब बन गया इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, तो वहाँ पे इसका जिक्र नहीं किया गया। 1870 में जेम्स स्टीफन को लगा कि क्यों ना इसकी हम ज़रूरत के मुताबिक इसको अमेंडमेंट करके अब इसे आईपीसी में शामिल कर दें। इसीलिए आप देखोगे इसका क्या नाम है, 124 ए, अर्थात आईपीसी में धारा 124 तो है लेकिन अमेंडमेंट किया गया तो इसलिए उसमें पार्ट ए जुड़ गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि आर्टिकल 21 का, तो 21 का किससे आया, 86 अमेंडमेंट के जरिए, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया। तो अब आप ये मतलब समझ गए कि 124 ए इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि 124 तो पहले से धारा थी, उसे अमेंड किया गया और उसमें ए को ऐड कर दिया गया। जब ये कर दिया गया तो फिर इसका ब्रिटेन के द्वारा काफ़ी दुरुपयोग किया गया। काफ़ी सारे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, काफ़ी सारे शुरुआती सुधारक, चाहे वो अखबार निकालने वाले जोगेंद्र नाथ बसु हों या बोस हों, जिनको 1891 में इसी के तहत अंदर डाला गया। 1897 में बाल गंगाधर तिलक को इसी के तहत किया गया क्योंकि उन्होंने ऐसी स्पीच दी थी। 1909 में उन्हें फिर से उनके अखबार केसरी में लिखे संपादकी को लेकर फिर से उन पर इम्प्लीमेंट किया गया। अर्थात वो 2 बार इस कानून के तहत सजा पाए, क्लियर। और फिर आगे चलकर यंग इंडिया में गांधी को इसके तहत देशद्रोह का सामना करना पड़ा, क्लियर। हालांकि गांधी को पता था कि मेरे ऊपर देशद्रोह लगेगा और उन्होंने खुद ही कोर्ट में इस चीज़ का स्टेटमेंट दिया कि मैं उन महान सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको ये कानून इम्प्लीमेंट कराया गया, जिनके ऊपर, क्लियर। तो ये हम एक इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद कई सारे लोग खासतौर पर गांधी हों या जवाहरलाल नेहरू हों, ये लोग कहते हैं कि इस प्रकार के कानून को समय रहते समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया उसे अभी हम देखेंगे। और जो समाप्त करने की बात आती है उसके पीछे के तर्क अन्य सारे कौन से हैं तो उनको भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम 124 ए को समझे तो वास्तव में इसमें लिखा क्या है और इसके प्रोविज़न क्या है, क्योंकि कभी भी जब हम आम लोग बैठे होते हैं तो समझ नहीं पाते कि क्या राजद्रोह सभी को लग जाएगा और राजद्रोह के अंतर्गत क्या सभी का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो अगर ये आप बेसिक समझ गए तो आप वास्तव में फिर इस प्रश्न को अच्छे से समझ सकते हो। तो वास्तव में है क्या कि राजद्रोह की जो धारा 124 ए है इसमें क्या डिफाइन किया गया, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर जो किसी भी शब्द के माध्यम से या अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से या किसी संकेत या किसी दृश्य का उपयोग करके सरकार के प्रति अगर घृणा उत्पन्न करती है, खासतौर पर उस सरकार के प्रति जो विधि द्वारा स्थापित है, ये वर्ड वहाँ मेंशन है, अर्थात अगर कोई सरकार अराजक तत्वों के द्वारा निर्मित हो गई है तो आप अगर उस पर ऐसा कुछ आंदोलन या विद्रोह करोगे तो आपके ऊपर राजद्रोह नहीं लगेगा। लेकिन अगर विधि के द्वारा स्थापित सरकार है उसके खिलाफ आप कुछ करते हो तो आपके ऊपर ये कानून लगेगा, क्लियर। अगर उसके खिलाफ ये प्रयोग करता है, मतलब इस अवमानना का उपयोग करता है, तो उसे या तो आजीवन कारावास हो जाएगा या उसे 3 वर्ष की सज़ा हो जाएगी या 3 वर्ष की सज़ा और उसे जुर्माने के तहत छोड़ दिया जाएगा, क्लियर। 3 वर्ष की सज़ा पूरी करने के बाद, मतलब, क्लियर। तो ये चीज़ इसमें दी गई है। अब काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं ना, इसी को बेस बना लेते हैं। बेस क्या बना लेते हैं कि अच्छा उसने कुछ बोला सरकार के खिलाफ तो पक्का राजद्रोह होगा, ऐसा नहीं है। खुद आईपीसी में इस चीज़ को डिफाइन किया है, आईपीसी में क्या कि आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध या राजद्रोह नहीं है। आलोचनात्मक का मतलब कि मोदी जी ने इतना गलत बोला, फला सरकार के पर्सन ने ये गलत बोला, तो आप उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हो कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे बट अच्छे दिन नहीं आए, क्लियर। लेकिन अब आप इस नारे के अलावा अगर कुछ और बोल दो, कुछ अलग स्टेटमेंट आप सुनते रहते हो, उनको बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो ये राजद्रोह हो जाएगा, क्लियर। तो ये राजद्रोह जब हो जाएगा तो फिर उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब लेकिन राजद्रोह जब केस किसी के ऊपर लग गया तो क्या होता है,
तो राजद्रोह जब भी बात की जाएगी ना, तो वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। वारंट का क्या मतलब कि किसी को सूचना दिए पहले, अर्थात जरूरी नहीं कि हम कोर्ट से परमिशन लें और फिर हम उसको गिरफ्तार करने जाएं, बिना किसी की परमिशन लिए वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां उसको गिरफ्तार कर सकती हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें सुलह का भी प्रोविज़न नहीं है। सुलह का मतलब क्या कि जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया गया और वो कहता है कि साहब कुछ ले दे के निपटा लो, तो ले दे के इसमें नहीं चलेगा। आपने सिंघम मूवी देखी है ना, शायद पार्ट 3 या 2 में ऐसा कुछ है कि ले दे के कोई काम नहीं चलता, तो वही चीज़ है, इसमें ले दे के कोई काम फिर नहीं चलता है। तीसरी बात क्या है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, वो ये कि जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कि ये प्रूफ करना पड़ेगा सरकार को कि हाँ ये राजद्रोह अपराध था। आपने पहले किसी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो राजद्रोही था, उसके एविडेंस बताइए। इसीलिए आप देखोगे कई सारे लोग आज भी राजद्रोह के केस में नहीं फंस पाए, हालांकि उस समय केस लगा था बट सरकार प्रूफ ही नहीं कर पा रही, तो इसलिए वो राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आते। क्लियर। तो अब आप ये लाइन समझ गए मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आगे चलकर जो लोग कहते हैं ना कि राजद्रोह को समाप्त कर देना चाहिए, तो वो यही तर्क देते हैं। तर्क क्या देते हैं? वो कहते हैं कि भाई साहब होम मिनिस्ट्री ने 2014 से 2016 के जब अपने आंकड़े जारी किए तो उसमें उसने ये बताया कि हमने 180 लोगों को राजद्रोह के अंतर्गत शामिल किया था, जिसमें केवल 2 लोग ही दोषी पाए गए। कहने का क्या मतलब कि 178 लोग तो निर्दोष थे, अर्थात फिर इस एक्ट का गलत उपयोग किया गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो इसको फिर समाप्त कर दो। समझ गए? एक ये तर्क दिया। दूसरा उनका तर्क क्या है? वो कहते हैं भाई साहब ये गांधीवादी दर्शन के विपरीत है। गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि आप किसी के असंतोष को इस तरीके से अभिव्यक्त करने से रोकोगे। एक तो ये कमेंट। तीसरा कमेंट ये दिया कि स्वयं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ये कहा था कि ये अत्यधिक आपत्तिजनक और अप्रिय है और कोशिश ये की जाए जितनी जल्दी हो सके हम इससे छुटकारा पा लें। बट अभी तक हम छुटकारा नहीं पाए, आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद, या होने वाले हैं उसके पहले भी। क्लियर। साथ ही ये औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है, तो इसको समाप्त कर देना चाहिए। क्यों हम इसको ढोते हुए चले आ रहे हैं? क्लियर। जबकि ये पता होना चाहिए कि औपनिवेशिक दासता से तो आईपीसी भी आई है, बट हम आईपीसी को समाप्त करने की बात नहीं करते। हम आगे देखेंगे और कई सारे तर्क इनके। फिर आप देखिए कि इसमें यह भी कहा गया, जो इसके विरोधी हैं, जो ये कहते हैं कि राजद्रोह को समाप्त कर देना चाहिए, वो कहते हैं कि ये जीवंत लोकतंत्र की परंपरा के विपरीत है। अर्थात जीवंत लोकतंत्र की परंपरा में क्या होता है कि डिबेट होती है, डिस्कोर्स होता है और लोगों को अपनी सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि आईपीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि आप सरकार की आलोचना करो, वो राजद्रोह नहीं है। लेकिन अगर आप देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को डाइवर्ट करते हो या डाइल्यूट करते हो तो वो राजद्रोह है। तो ये तो उनका खंडित हो जाता है। फिर ये तर्क देते हैं कि वास्तव में जिस देश ने इसे इम्प्लीमेंट किया था उस देश में तो स्वतः समाप्त हो गया, तो आप क्यों इसको अभी तक ढो रहे हो? और लास्ट में ये कहते हैं कि कई सारी ऐसी घटनाएं, जैसे तमिलनाडु के कुडनकुलम गांव में क्या हुआ कि जब वहां के लोग परमाणु संयंत्र का विरोध कर रहे थे तो पूरे गांव को देशद्रोह के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, जो काफ़ी गलत। हरियाणा में 2000 सॉरी झारखंड में 2014 में आदिवासी विस्थापन का विरोध कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक माइंस का खनन होना था, तो उनको भी इसी देशद्रोह के अंतर्गत शामिल किया गया। अर्थात ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं भारत के लोगों के प्रति गलत भाव को अभिव्यक्त करती हैं सरकार के। क्लियर। तो इनका ये मानना था कि आप राजद्रोह को समाप्त कर दो। अब राजद्रोह के जो पक्षधर हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई साहब इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको हमने समाप्त कर दिया, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो अलगाववादी शक्तियां हैं, जो आतंकवादी एलिमेंट्स हैं, वो प्रमुख रूप से पनप उठेंगे और वो देश को पूरी तरह से अखंड से विखंड कर देंगे। क्लियर। यानी कि खंडित कर देंगे उसको, तो इसलिए हमें नहीं समाप्त करना। दूसरी बात वो कहते हैं कि ठीक है, आप लोकतांत्रिक सरकार को अगर हिंसा व अवैध तरीके से उखाड़ने की कोशिश करोगे तो इससे तो फिर सरकार ही नहीं बन पाएगी और देश में अराजकता आ जाएगी। अर्थात लोग क्या करेंगे कि सरकार को, जब ये कानून होगा ही नहीं तो पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार को हटा दो, और सरकार को हटाने के लिए वो हिंसा भी अपना सकते हैं
और वो उस सरकार को हटाने की बात करते हैं जो लोगों के द्वारा चुनी गई, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात कि जब अदालत को अवमानना के तहत दंड देने का अधिकार है तो फिर सरकार को क्यों नहीं है। क्लियर, ये लोगों का कहना है, मतलब जो पक्ष में तर्क दे रहे हैं। चौथा पॉइंट वो ये कहते हैं कि भाई साहब, माओवादी समस्या से निपटने के लिए, नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए हमें इस कानून की ज़रूरत है, अतः इसे आप मत समाप्त कीजिए। क्लियर, इनकी बातों को देखते हुए विधि आयोग ने अपनी कई सारी रिपोर्ट, जैसे अपनी 39वीं रिपोर्ट, 42 रिपोर्ट, 39वीं रिपोर्ट में तो ये कहा कि अभी इसे समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसने अपनी 42 रिपोर्ट में एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिया कि इसको और विस्तारित करो, अर्थात इसमें संविधान को भी ले आओ, आप इसमें विधायिका को भी ले आओ, इसमें न्यायपालिका को भी ले आओ, अर्थात इन तीनों की जो आलोचना करता है उसको भी राजद्रोह के अंदर डाल दो। क्लियर, तो ये कहा अपनी रिपोर्ट में। लेकिन अभी हाल में 2018 में विधि आयोग ने फिर से ये कहा कि आप एक काम कीजिए, इस पे फिर से विचार करिए और इसकी जीवंतता को देखिए कि क्या वास्तव में ये रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। क्लियर, अब आपने पक्ष देख लिया, विपक्ष देख लिया, अब हम देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो ये परिभाषा है ना, समस्या तो परिभाषा को लेकर है, तो इसकी परिभाषा को संकीर्ण कर दो, मतलब इसमें केवल उन्हीं एलिमेंट्स को शामिल करो जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बाधित करते हैं, बाकी सरकार की आलोचना को इससे हटा दो। क्लियर, दूसरा पॉइंट कि सरकार की आलोचना जो करता है वो तो हमने बता दिया कि उसे आप इसमें शामिल मत करो। साथ ही जब सरकार इसे मनमाने ढंग से इसका उपयोग करती है तो लोगों में जागरूकता पैदा करो और लोगों को बताओ कि सरकार ये मनमाने ढंग से उपयोग कर रही है। क्लियर, चौथा पॉइंट कि जो कानून का अनुपालन कराने वाली सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको राजद्रोह के मामले में न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं कई सारे अपने वर्डिक्ट्स में, तो उनके बेस पर ही लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। क्लियर, और फिर निष्कर्ष आप दे सकते हो कि वैसे भी गांधी जी ने कहा था कि कानून के जरिए तंत्र के प्रति समर्पण पैदा नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को तंत्र या सरकार के प्रति असंतोष है तो उस व्यक्ति को असंतोष व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और जब तक वह हिंसा का कारण न बने। लाइन याद रखना लास्ट वाली, गांधी जी क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मूल रूप से बोलने की आज़ादी दो तब तक जब तक वो हिंसा का कारण ना बने, अर्थात अगर वो हिंसा उत्पन्न कर रही है तो फिर आप उसे राजद्रोह के अंतर्गत शामिल कर सकते हो, लेकिन अगर वो हिंसा नहीं कर रही तो तब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं करोगे। और इतना कह के आप अपना इस उत्तर लिख सकते हैं। क्लियर, तो उम्मीद है आपको काफ़ी ब्रॉड एंगल में ये चीज टॉपिक समझ में आया होगा। साथ ही इसके कई सारे ऐसे फीचर जो आपने अभी तक नहीं समझ पाए होंगे उनको कवर किया, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम में आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्या वारंट की आवश्यकता होती है, क्या जमानत हो सकती है, क्या सुलह हो सकता है, क्या इसमें बिना उसके सज़ा दी जा सकती है। तो ऐसे टॉपिक पे आप समझ अपनी एक बेहतर कर लिए। क्लियर, तो मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ आप ही के द्वारा भेजे गए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।